अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर ज़रशाद दानिश है और आज मैं आप लोगों को काजेज़ ऑफ सेल इंजरी के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि जनरल पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में, हाइपरट्रॉपी के बारे में, हाइपरप्लेजिया के बारे में, एट्रोपी के बारे में और मेटाप्लेजिया के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ सेल इंजरीज, यानी सेल इंजरी के क्या क्या काजेज हो सकते हैं। तो काजेज जो है ना सेल इंजरी के, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है और छोटी से छोटी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी जो है ना, अगर रोड साइड इंसिडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, बड़े से बड़ा फिजिकल ट्रामा हो गया और उसमें सेलुलर इंजरीज हो गई, या एक छोटे से छोटे जीन जो है ना उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। यानी बड़े से बड़े काज भी हो सकता है और छोटा से छोटा काज भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी काजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काज जो है ना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है सेल इंजरी का, सेल डेथ का, वो है हाइपोक्सिया है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए केमिकल एजेंट, तीसरा इन्फेक्शियस एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, फिजिकल एजेंट्स और एजिंग। एक एक को हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हाइपोक्सिया के बारे में। अच्छा, हाइपोक्सिया बेसिकली क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हाइपोक्सिया जो है ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन काज ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। यानी हाइपोक्सिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन काज है सेल इंजरी और डेथ का। सही है। हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया और बेसिकली ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है। जब भी किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारे पास जो एरोबिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा और एरोबिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जगह एनएरोबिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा। और एनेरोबिक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा। एज यू नो, लैक्टिक एसिड जो है ना एक एसिड है। लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन होगी सेल के अंदर, और जब भी लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन सेल में हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडोसिस। जब भी सेल के अंदर सेल में एसिडोसिस में चला जाता है, सेल एसिडोसिस फॉर्म में चला जाता है, तो इस दौरान जो है ना हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्लम कर जाते हैं और उसमें डीअरेंजमेंट हो जाती है और हमारे जितने भी सेलुलर एंजाइम है उसका फंक्शन जो है ना लॉस हो जाता है और सेल जो है ना इंजरी की तरफ चला जाता है। ठीक है। अच्छा, हाइपोक्सिया का सबसे कॉमन रीज़न क्या है? इस्कीमिया है। अब आ जाते हैं कि इस्कीमिया किसे कहते हैं। इस्कीमिया बेसिकली जब भी किसी भी टिश्यू को, किसी भी सेल को ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ब्लड सप्लाई ना हो, तो इस कंडीशन को हम इस्कीमिया कहते हैं। किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई लॉस होने के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। ठीक है। ये कारण जो है ना एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है और हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को एक प्रॉपर मकदार में ब्लड नहीं मिलता, और ब्लड नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली ब्लड में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में किसी भी सेल और टिश्यू को, तो पहले भी बताया कि एरोबिक रिस्पायरेशन से ये शिफ्ट हो जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन में, और इसके नतीजे में सेल में एसिडोसिस हो जाएगी, लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन हो जाएगी, और इसके नतीजे में हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्लम कर जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है ना वो रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है। दूसरा काज जो है ना इस्कीमिया का क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होगी तो अल्टीमेटली जो है ना हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन की ज़्यादा एफिनिटी किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा और सेल की तरफ कौन जाएगा? ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, और सेल और टिश्यू को क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा,
फिर वही फॉर्म एसिडोसिस होगी और सेल इंजरी की तरफ चला जाएगा। रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। अभी दूसरा ये था हाइपोक्सिया, ठीक है, कि हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को, किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू को जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, हम बोलते हैं, ठीक है। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, और एनारोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड जब एकमुलेट होगा सेल के अंदर तो एसिडोसिस होगा। जब भी एसिडोसिस होती है तो हमारे पास क्लम्पिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेलुलर एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और सेल जो है ना इंजरी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब हाइपोक्सिया के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। इस्कीमिया एक रीजन हो सकता है। इस्कीमिया का मतलब ये है कि जब भी ब्लड सप्लाई किसी टिश्यू को, किसी सेल को कम हो जाए किसी भी वजह से, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया, ठीक है। सो इस्कीमिया सबसे मोस्ट कॉमन काज है हाइपोक्सिया का, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल जो है ना, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई हो गया नमूनिया में। नमूनिया में क्या होता है कि लंग्स जो है ना प्रॉपरली, एल्वेलाई प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन नहीं करता, और सेल को, टिश्यू को, बॉडी के टिश्यू को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगेन वही एसिडोसिस होगी और सेल डेथ होगी या सेल इंजरीज होगी, ठीक है। और रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ब्लड लॉस में कॉमन एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड है। अच्छा, दूसरा काज जो है ना सेल इंजरी का, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल एजेंट हो सकते हैं जो कि सेल के लिए क्या है, इंजूरियस है, जो कि सेल को इंजरी की तरफ लेके जाते हैं, जो कि सेल को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल डेथ की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने बॉडी के केमिकल सब्सटेंसेस है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, जिसके एग्जांपल है लाइक ग्लूकोज है, लाइक साल्ट है, लाइक वाटर है, अगर इसकी मकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो क्या होगा, सेल के अंदर जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बिगड़ जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना की परमेबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लॉस हो जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो है ना सब्सटेंसेस कोई अंदर जाएगा, कोई बाहर जाएगा, और उसकी वजह से सेल डेथ और सेल इंजरी होगी, ठीक है। तो ये तो अपने बॉडी के अपने केमिकल एजेंट से, ग्लूकोज, साल्ट या एक्सेसिव वाटर जो है ना, अगर इसकी मिकदार बॉडी में नॉर्मल से एक्सेसिव हो जाए तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना डिसरेगुलेट हो जाएगा, डीअरेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लॉस हो जाएगी और सेल जो है ना इंजरी की तरफ, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को डीअरेंज कर सकते हैं, उसमें जो है ना एंजाइम्स और कोफैक्टर्स लाइक पॉइजन्स भी हो सकते हैं, लाइक पॉइजन जो है ना, ठीक है, लाइक डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हो गए, लाइक इंसेक्टिसाइड्स हो गए, लाइक इथेनॉल्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, ये एजेंट क्या कर सकते हैं, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर को डीअरेंज कर सकते हैं, और इसकी वजह से अगेन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी लॉस हो जाएगी, और सेल जो है ना अल्टीमेटली जो है ना डेथ की तरफ, रिवर्सिबल सेल डेथ की तरफ या इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाता है। तो ये था दूसरा एजेंट, केमिकल एजेंट्स, ओके। अभी आ जाते हैं नंबर तीसरे की तरफ, इन्फेक्शियस एजेंट। तीसरा हमारे पास क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, इज वी नो इन्फेक्शियस एजेंट के सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन जो है, सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, ठीक है, लाइक टेपवर्म, लाइक बैक्टीरिया, लाइक फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जब ये बॉडी में एंटर हो जाएंगे और सेल जाके सेल को क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर लेते हैं। तो इस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से सेल इंजरी हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल इंजरीज हो सकती है। तो इन्फेक्शियस एजेंट में क्या है, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, और टेपवर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना इन्फेक्शियस एजेंट में सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन भी हो सकते हैं, और मीटर लॉन्ग लाइक टेपवर्म भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। जब बॉडी में एंटर हो जाएंगी तो क्या होगा, सेल को इंजरी की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, थर्ड वन जो है ना, फोर्थ वन है अमीनोलॉजिकल रिएक्शंस।
जो बॉडी का अपना इम्यूनिटी सिस्टम, इसका मतलब ये है कि बॉडी के जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, उसका काम बेसिकली है क्या, डिफेंस का काम है उसका। यानी बॉडी में जितने भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंटर होंगे उसके साथ फाइटिंग करना है, बॉडी को जो है ना प्रोटेक्ट करना, इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। लेकिन सम टाइम जो है ना, लाइक सम डिजीज में, लाइक ग्रेविस डिजीज हो गया, थायरोडाइटिस में, जिसको ऑटो अमीनो डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो अमीनो डिजीज कहते हैं। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑटो अमीनो रिएक्शन। ऑटो अमीनो रिएक्शन का मतलब ये है कि अब जो है ना, ये एंटीबॉडीज जो अमीनो सिस्टम है, ये अपने ही बॉडी के ओन सेल को टारगेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके साथ फाइट करेंगे और उसको किल करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और उसको अपने ही बॉडी के सेल को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो इसको बोलते हैं अमीनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी बॉडी की अपनी इम्यूनिटीज़ में कोई डिस एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, कोई डिसरेगुलेशन हो गई, और इसने जाके अपने बॉडी के अपने ही सेल को टारगेट कर लिया और उसको किल करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं अमीनोलॉजिकल रिएक्शन। और इसकी वजह से जो इंजरी होगी उसको अमीनो इंजरी थ्रू सेल इंजरी थ्रू अमीनोलॉजिकल रिएक्शन, ऑटो अमीनो रिएक्शन। अच्छा, 5 नंबर पे हमारे पास है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर की वजह से जो है ना, क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स यानी जीन्स में, डीएनए की सीक्वेंस में कोई एबनॉर्मेलिटीज आ गई, तो अब क्या होगा, ये जो है ना, ये एबनॉर्मेलिटी कंजेनिटल मलफॉर्मेशन की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी पैदाइशी बीमारियों की तरफ जाएगी, लाइक डाउन सिंड्रोम हो गया, लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जीन में कोई डिसरेगुलेशन हो गई, कोई एबनॉर्मेलिटीज हो गई, या एक सिंगल जीन जो अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करे उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज हो गई। लाइक सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड चेन है हीमोग्लोबिन एस वो प्रॉपरली नहीं बनता, और उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और जो आरबीसी होता है वो बेसिकली सिकल शेप का होता है, नॉर्मल शेप में नहीं होता, वो बेसिकली सिकल शेप में होता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ है, यानी ये पैदाइशी एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, ये पैदाइशी बीमारियां हैं। और ये किस वजह से हुई है? क्योंकि जीन्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, या तो रेडिएशंस की वजह से, या किसी भी रीज़न भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ। दिस इज न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। समटाइम क्या होता है कि न्यूट्रिशन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, रिवर्सिबल सेल इंजरीज या इरिवर्सिबल सेल इंजरीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल्स हम बात करें, प्रोटीन डाइट की बात करें, प्रोटीन कैलोरिक की बात करें, जो अंडर डेवलप पॉपुलेशंस है वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिलता। एज यू नो कि प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि बॉडी सिंथेसाइज करे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उस अमाइनो एसिड से स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए और फिर फंक्शनल प्रोटीन लाइक एंजाइम हार्मोन्स बनाए। जब बॉडी को प्रोटीन कैलोरिक फूड नहीं मिलेगा तो बॉडी जो है ना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी नहीं बना सकेंगे और फंक्शनल प्रोटीन भी नहीं बना सकेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट सेल, उसकी वजह से डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज आएगी और सेल इंजरी होगी, ठीक है, या तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। आयरन की वजह से, समटाइम आयरन डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ आयरन, ये भी डिफरेंट मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाता है किसी भी पॉपुलेशंस में, ठीक है। मॉर्बिडिटी यानी डेथ रेशो, और जो है ना बेसिकली जो एबनॉर्मेलिटीज़ है उसको जन्म लेगा, ठीक है, मौरूसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, माजूरी और डेथ जो है ना, ठीक है। अनदर वन, ओबेसिटीज़। ओबेसिटी भी जो है ना एक और रीज़न है न्यूट्रिशन। ओबेसिटीज़ में क्या होता है कि दे हैव रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, ठीक है। जो लोग ज़्यादातर एनिमल पैट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी आर्टरी के ऊपर फैट्स की डिपोजिशन ज़्यादा होगी और उसकी वजह से ये आर्टरी फैट की डिपोजिशन की वजह से ब्लड सप्लाई जो है ना कम हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करें माइकॉर्डियम की वजह से, माइकॉर्डियम सेल, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी एंड दे विल लीड टू हार्ट अटैक एंड दे विल लीड टू सी डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ लेके जाएगी, ठीक है, एंड दे विल आल्सो डेवलप टू कैंसर।
अच्छा, ये था न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ठीक है। यानी प्रोटीन की वजह से भी सेल इंजरीज हो सकती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, प्रॉपर प्रोटीन अगर नहीं लेंगे, ठीक है। आयरन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर भी सेल इंजरीज हो सकती है, ठीक है। उसकी वजह से मौजूरी और डेथ रेशो इंक्रीज हो सकता है, सेल इंजरी हो सकती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ओबेसिटी भी हो सकती है, ओबेसिटी में जो है ना और डायबिटीज़ मेलाइटिस दोनों में जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड सप्लाई टुवर्ड द टिश्यू, टुवर्ड द सेल कम होगा, हाइपोक्सिया होगा, जी इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के बाद हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया के बाद एरोबिक रिस्पायरेशन शिफ्ट होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन में एसिडोसिस होगी और सेल इंजरीज होगी रिवर्सिबल या आइदर इरिवर्सिबल। अच्छा, 7 नंबर जो है ना हमारे पास है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट तो सिंपली जाहिर है कि फिजिकल कोई भी ट्रामा हो सकता है, यानी कोई भी रोड साइड इंसिडेंट हो गया, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी दूसरे बंदे को चाकू मार दिया और उसकी वजह से सेल जो है ना इंजर हो गया, उसकी वजह से सेल इंजरीज हो गई, या किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सेल इंजरीज हो गई, सेल डेथ हो गई, या किसी भी रेडिएशंस की वजह से, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, या किसी भी रेडिएशंस की वजह से जो है ना सेल इंजरीज हो गई। या इलेक्ट्रिक शॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक में सेल इंजरीज हो जाती है, सडनली सेल इंजरीज हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है। सडन चेंज इन एनवायरनमेंट लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आ गया, या ज़्यादा हो गया या कम हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना हो सकते हैं, काजेज हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट हो सकते हैं जो कि सेल को रिवर्सिबल इंजरी की तरफ लेके जाएगा या इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, लास्ट वन, नंबर 8 हमारे पास एजिंग है। एजिंग में क्या होता है कि जिस तरह जो है ना सेल जो है ना सेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। हर एक सेल में एक प्रॉपर, हर एक सेल में अल्लाह पाक ने एक ऐसी सलाहियत रखी होती है, ठीक है, जो कि डिवीजन करता है, ठीक है, रिप्लिकेशन करता है। और एक हद तक जो है ना वो रिप्लिकेशन करता है, एक टाइम तक रिप्लिकेशन होती है, उसके बाद जो है ना रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो टेलोमरेज चेन होता है, जो भी सेल डिवीजन करेगा तो उसका टेलोमरेज चेन जो है ना वो कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो टेलोमरेज चेन कंप्लीट तौर पे ख़त्म हो जाएगा। यानी अब ये सेल फर्दर डिवीजन नहीं कर सकेगा, अब ये सेल जो है ना न्यू सेल नहीं बनाएगा, नहीं बना सकता। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पुराना सेल है उसने अपनी एबिलिटी लॉस कर दी, ठीक है, कि किसी भी डैमेज को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी डैमेज को रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, जब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा किसी भी माइनर इंजरी की तरफ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली सेल डेथ होगी, या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ठीक है। क्योंकि अल्लाह पाक ने सेल के अंदर एक इस तरह का निज़ाम बनाया है कि कोई भी माइनर इंजरीज हो जाए तो सेल के अंदर, हमारे जीन्स के अंदर अल्लाह ने इस तरह की कैपेबिलिटी डाली हुई है कि ये खुद ब खुद क्या हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं, खुद ब खुद रिपेयर होगा। लेकिन जो ओल्ड सेल होते हैं, जो एजिंग सेल्स होते हैं, उसमें वो सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से माइनर इंजरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा और उसकी वजह से रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सेल इंजरीज होगी। तो ये था अबाउट जो है ना काजेज़ ऑफ सेल इंजरी के बारे में, कि सेल इंजरी के क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने काजेज़ ऑफ सेल इंजरी डिस्कस किए, डिफरेंट काजेज़ ऑफ सेल इंजरी हमने डिस्कस की। पहले हमने क्या डिस्कस किया कि काजेज़ ऑफ सेल इंजरी, बड़ी इंजरी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, लाइक ट्रामा, रोड साइड इंसिडेंट हो गया, ठीक है। लाइक एक छोटी सी इंजरी भी हो सकती है, लाइक डीएनए में, लाइक जीन्स में कोई जो है ना मिस प्रिंटिंग हो गई, उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। फिर हमने डिफरेंट काजेज़ पढ़े कि कौन कौन से काजेज़ है, हाइपोक्सिया भी हो सकता है, इस्कीमिया भी हो सकता है, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकते हैं, बट अमीनोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हो सकते हैं, और फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, और एजिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था अबाउट जो है ना काजेज़ ऑफ सेलुलर इंजरी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है, अपने दुआओं में याद रखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।